अरे कहाँ गया था इतने दिन? तो लास्ट अपने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी, है ना। इसके बाद है न्यूक्लियस में अपने पास, नहीं, कौन सा वाला टूट जाएगा थोड़ी देर में, भी ठंड लग जाएगा और टूट जाएगा। तो क्या अपने पास बाइंडिंग एनर्जी जो है अपने पास, वो लास्ट पढ़ा था अपन ने, है ना। और उसके कंक्लूजन और ग्राफ देख लेता लास्ट, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास। पहले एक छोटे सा टॉपिक और है अपने पास, वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए क्या करा अपन ने कि एन वर्सेस जेड का ग्राफ ड्रॉ किया। एन वर्सेस जेड इसका ग्राफ ड्रॉ किया, हर एलिमेंट के लिए, दुनिया कैसे भी एलिमेंट हो सबके लिए अपन ने एन बाय जेड का ग्राफ ड्रॉ किया। तो पहले तो मैं एक बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, वो ये बात शो कर रहा है कि भाई ये एन किसके इक्वल है, जेड के। अब हमने क्या करा, प्रैक्टिकली हर जितने भी एलिमेंट थे सबके लिए एन बाय जेड का ग्राफ ड्रॉ करें। जैसे स्टार्टिंग वाले, जैसे मान लो स्टार्टिंग वाले ऑक्सीजन की बात करूं 8O16, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड कितने, 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो भी कितने हो गए, 8। फिर मैं मान लो आयरन की बात करूं 26Fe56, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं अपने पास, 26। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर चेक करें तो कितने होंगे अपने पास, 30। ठीक है। जैसे अपन बात करें थोड़ा लास्ट में चल जाए, यूरेनियम। मान लो हमने यूरेनियम लिया 92, यूरेनियम 238, इसकी बात कर रहे हैं। तो 92 यूरेनियम 238 में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 92। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले तो ये कितने हो गए, 146। तो अपन से क्या पता लग रहा है अपने पास कि जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स थे, है ना, इनमें एन बाय जेड अगर देखें तो कैसा आ रहा है, 1। क्योंकि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट जो है ना वो तो यही इसी लाइन के ऊपर मिलते हैं। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने पास, जो एलिमेंट है अपने पास, उस एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तेजी से बढ़ने लगे, बढ़ते जा रहे हैं ना तेजी से। तो ये जो ग्राफ है अपने पास, ये ग्राफ एन जेड जो आ रहा है अपने पास, एन इक्वल टू जेड, उस वाले पॉइंट से धीरे धीरे कहां सरकता जा रहा है, दूर। ये ऐसा हो गया कि डॉट डॉट जो बना रहा हूँ ये एलिमेंट बना रहा हूँ लगभग। तो ये जो ग्राफ है अपने पास, ये एन बाय जेड 1 है इसका। पर जैसे जैसे एलिमेंट के लिए करते जा रहे हैं, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट तो मिल रहे हैं, पर जैसे जैसे अपन दूर जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तेजी से बढ़ने लगे। बढ़ रहे ना, तो कितने कितने हो गए यहाँ पे, 146। यहाँ पे कितने हो गए थे, 30। जबकि स्टार्टिंग में दोनों कैसे थे, बराबर बराबर। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ नेचर ने बनाया इनको स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो हेवियर एटम स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन क्या करने लग जाते हैं अपने पास, बनाने लग जाते हैं। जितने भी हेवियर एटम है उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगे अपने पास, बनने लगे। एक तो ये पॉइंट हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मान लो आपको ये दोनों दे दिया, प्रोफेसर पूछा बताओ कौन स्टेबल है ना। तो स्टेबिलिटी पता लगाने का मेथड क्या है फिर अपने पास, कि भाई हम सबका क्वेश्चन में अगर आया तो एन बाय जेड निकालेंगे पहले। क्या फाइंड करना है हमें, और जिसका एन बाय जेड क्लोज टू 1 होगा, 1 के कैसा होगा अपने पास, तो जिनका एन बाय जेड क्लोज टू 1 होगा या नियर अबाउट 1 होगा अपने पास, वो कैसे होंगे अपने पास, मोर स्टेबल। कैसे हो जाएंगे वो, जैसे मान लो मैंने कहा कि एन बाय जेड रेशियो मैंने निकाला एफ ई का, तो एफ ई का एन बाय जेड रेशियो आएगा 30 डिवाइड बाय 26।
30/26 करो, लगभग कितना आता है बताओ। हाँ तो 1 पॉइंट समथिंग तो बताओ ना, तो मुझे भी पता है 1 पॉइंट। N/Z रेशो ऐसे ही यूरेनियम का निकाला, तो यूरेनियम का N/Z रेशो आएगा 146/92। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? करो। सर 0.83 समथिंग। 1 पॉइंट आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग, 1 ओ पॉइंट हाँ, ओ सॉरी, मेरे को 26 दिखा, और 36, सॉरी यार, 1.15 30/26। समथिंग, 1.15 समथिंग। तो कितना आ रहा है? 1.15। ठीक है। और 146/92 कितना आएगा? हाँ, तो 1 पॉइंट समथिंग सारे आएंगे। सब में 1 पॉइंट समथिंग करके ये भी रख। 1.5 समथिंग ही आएगा। देखो ये तो आ रहा है 1.15 और ये लगभग आएगा 1.5 के आसपास। इसका मतलब क्या है? किसका N/Z रेशियो क्लोज टू 1 है? 1 के पास सबसे नजदीक 1.15 आता है कि 1.5 होता है? हैं? अबे 1.15 नजदीक है ना। 1 के ज्यादा क्लोज कौन है? 1.15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि Fe इज मोर स्टेबल देन किससे? Fe ज्यादा स्टेबल है अपने पास किसके कंपैरिजन में? यूरेनियम। तो ऐसे जब भी 2 एलिमेंट दे दें आपको, 3 एलिमेंट दे दें आपको, आपको चेक करना है भैया कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। तो मेथड यही है कि उनका क्या निकालेंगे पहले आप, और जिसका N/Z क्लोज टू 1 होगा, है ना, उसी को अपन ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। ये ध्यान रखना है। ठीक है। देख, तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना, और इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई वो नहीं है अपने पास, पर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, अपन को एलिमेंट दे दे, क्वेश्चन आ जाए अपने पास कौन ज्यादा स्टेबल है ऑप्शन में। तो आपके पास इसको ध्यान रखना है कि कैसे करोगे आप, कि जिसका N/Z नियर अबाउट 1 होगा वो ज्यादा स्टेबल है, और जिनका अवे फ्रॉम 1 होगा आपके पास वो लेस स्टेबल। एक तो ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट। अब इसके बाद है नेक्स्ट अपने पास थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फोर्स। इसके लिए देख रहे हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? कि सिंपल सा मतलब कि वही फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को कहाँ रखेगा? इनसाइड न्यूक्लियस। तो सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स inside nucleus is called nuclear force। तो उसी को क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है अपने पास, इसको थोड़ा थोड़ा अपन को समझना है कि प्रॉपर्टी चेक करनी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है अपने पास, पहली बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरे अदर जो फोर्सेस है उनसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना। ऐसे देखोगे तो ये क्या है अपने पास? नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का कैसा फोर्स है ये? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा था पहले, उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा होता है ना। कि अपने पास ऐसा लिख सकते हैं अपन कि भाई न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा होता है किसका अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था पहले कूलम्ब्स लॉ में, उससे भी क्या है ये लगभग 100 टाइम्स ज्यादा, है ना। फिर न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये फोर्स कैसा होता है ना, इसके लिए क्या करा है? पोटेंशियल ग्राफ बताया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया। ये तो कौन से है अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियॉन के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, और आर है डिस्टेंस बिटवीन
न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस। अब ये ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा मिला। ऐसा ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है अपने पास, ये क्या शो कर रहा है अपने पास कि अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो पॉइंट है ना, यहां पर u की वैल्यू सबसे मिनिमम है, और जिस पॉइंट पर u की वैल्यू सबसे मिनिमम है उस पोजीशन को मैंने नाम दिया r0, और इस r0 की वैल्यू होती है 0.8 फर्मी। एफ लिखो, फर्मी बताया था ना पहले कितना मीटर होता है, फर्मी होता है -15 मीटर। कितना होता है? तो इसमें क्या है, ये जो पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसको क्या बोला अपन ने, r0, और उसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है 0.8 फर्मी। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा अपने पास कि जब, है ना, पहला पॉइंट इसी में हो क्या रहा है अपने पास, व्हेन r इज इक्वल टू r0 है ना, मतलब जब दो न्यूक्लियॉन्स कितनी डिस्टेंस पर है, r0 डिस्टेंस पर, उस कंडीशन में u की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी आ रही है, मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है डेट इज, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये क्या अपने पास स्टेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन है ये, मतलब क्या है कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से r0 डिस्टेंस पर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब सबसे ज्यादा क्या है ये, स्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इस कंडीशन में इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना आएगा, 0। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तब फोर्स क्या होता है, 0, है ना। ये इस फॉर्मूले से आता है F इज इक्वल टू -du/dr। u मिनिमम होने का मतलब कांस्टेंट, अगर u कांस्टेंट है तो F क्या जाएगा, 0, इस वजह से 0 आ गया। 11th क्लास का फॉर्मूला हो। सेकंड, अगर मान लो मैंने व्हेन r ग्रेटर देन r0, डिस्टेंस जो है दो न्यूक्लियस के बीच की वो बढ़ा दी, तो बढ़ाते क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में अपन इधर चल गए, ये आ गया r ग्रेटर देन r0। तो जैसे इधर क्या आ गया मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो क्या हो गया, व्हेन r ग्रेटर देन r0, तो u क्या हो गया हमारा, इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, तो वापिस वो चाहता है मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो क्या करेगा अपने पास, व्हेन r ग्रेटर देन r0, तो u क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज। u इंक्रीज हो गया अपने पास, देन न्यूक्लियॉन्स wants to gain stable equilibrium position। तो वो वापस क्या चाहते हैं, हम अपनी स्टेबल पोजीशन क्या कर ले, गेन कर ले। और अगर स्टेबल पोजीशन गेन करना चाह रहे हैं तो अभी एक दूसरे से कहां चले गए, ये दूर, r बढ़ गया ना, तो ये पार्टिकल्स जो है मतलब न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से कहां चले गए, दूर। और दूर जाने के लिए क्या करा अपने पास, वो वापस चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम गेन कर लें। तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए उन्हें वापस कहाँ आना पड़ेगा, पास में। तो पास आने के लिए दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, अगर कोई चीज दूर चल जाए और वापस पास आना चाहती है तो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, अब अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन का। तो इसका मतलब क्या करने लग जाएंगे, तो ये लिखा है ना अपने, न्यूक्लियॉन वांट्स टू गेन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स अब किसका बन गया, ये अट्रैक्शन का। इसका मतलब जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे मानो कि दो प्रोटॉन रखे, पहले वो r0 पर थे, मैं आपसे पूछूं बताओ उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, 0, क्योंकि r0 पे वो सबसे ज्यादा क्या थे, स्टेबल। पर मैंने उनके बीच की डिस्टेंस r0 से ज्यादा कर दी, जैसे r0 से ज्यादा कर दी तो होगा क्या अपने पास, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। क्यों कर रहे हैं अट्रैक्ट, ताकि वो वापस कौन सी पोजीशन पे आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा थर्ड केस।
थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अगर व्हेन आर लेस देन आर नॉट हो जाएगा। अब आर लेस देन आर नॉट का इस साइड, तो अब पार्टिकल जो है आर लेस देन आर नॉट डिस्टेंस पर हो गए, पर तब भी तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर जाने का मतलब वापस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो व्हेन आर लेस देन आर नॉट, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो क्या करेंगे, न्यूक्लियन wants to gain their equilibrium position, तो उनको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या करनी है, गेन। पहले तो क्या कहता, आर नोट पे स्टेबल थे, दूर ले गए तो अनस्टेबल हो गए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो वापस कहाँ आना चाह रहे थे, पास। तो पास आने के लिए अट्रैक्ट करने लगे। अब मैंने क्या करा, आर नोट था उससे पास ले आया। अब पास ले आया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते वापस ये स्टेबल होना चाहते हैं, तो वापस कहाँ जाएंगे, तो दूर जाने के लिए इन्हें रिपेल करना होगा। इसका मतलब टू वांट टू गेन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यूक्लियॉन्स रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, ये रिपेल करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, कि जब आर लेस देन आर नॉट होता है तब तो फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सिव। जब आर ग्रेटर देन आर नॉट होता है तो फोर्स कैसा हो गया नेचर में, अट्रैक्टिव। और जब आर इक्वल टू आर नॉट होता है तो फोर्स कितना लगता है, जीरो। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है इतना सिंपल सा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो थोड़ा कैसा है अपने पास, कॉम्प्लेक्स है ना। आप कंफर्मली नहीं बोल सकते कि अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का। पर मेनली अगर देखें तो ये फोर्स किसका फोर्स है अपने पास, अट्रैक्शन का। ज्यादातर ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तभी तो वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ती होगी तो वो तुरंत उनको अट्रैक्ट करके कहाँ ले आता होगा, आर नोट पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये हो गया। फोर्स का ग्राफ अगर बनाए तो वो भी सेम टू सेम, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था ना, फोर्स के ग्राफ का शेप भी बिल्कुल एज इट इज ही रहता है, सेम ऐसा ही शेप है उसमें भी, जैसा ये वाला बनाया। पर फर्क क्या है अपने पास, कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही थी उस पॉइंट पर फोर्स एफ कितना आएगा, तो ये जो है ना नेगेटिव में जो ग्राफ जा रहा है ये तो शो कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये किसको शो कर रहा है अपना, रिपल्सिव फोर्स। ये फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ। और इसी पोजीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, जहां फोर्स जीरो है, जहां फोर्स जीरो होता है उसे क्या बोलते हैं, आर नॉट। और ये रिपल्सिव है, इसका होता है ये किसको शो कर रहा है, आर लेस देन आर नॉट। और ये अट्रैक्टिव वाला किसको शो कर रहा है, आर ग्रेटर देन आर। ग्राफ थोड़ा अच्छे से याद, मैं साल लगा रहा हूं मैं अपने पास, कि ग्राफ बनाने का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ न्यूक्लियर फोर्स जो है अपने पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियस का ग्राफ बनाओ और इसके क्या इंपोर्टेंस है वो बताओ। तो ये इंपोर्टेंस बताने फिर भाई ये शो कर रहा है कि कब ग्राफ जो है अपने पास उससे पता लग रहा है कि अट्रैक्टिव नेचर शो करेगा, कब रिपल्सिव नेचर शो करेगा और कब जीरो फोर्स शो करेगा, ये सारी बातें। फिर एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और, कि भाई न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। भाई चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मीनिंग ये है अपने पास, डेट इज फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कॉमा प्रोटॉन प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा आर सेम, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जितना फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, न्यूट्रॉन भी दूसरे न्यूट्रॉन पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो सारे फोर्सेज आपस में क्या है, इक्वल। ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, दैट इज
अब क्या आता है अपने पास, ये जो फोर्स है ना अपने पास, ये शॉर्ट रेंज है अपने पास। इसका मतलब क्या है कि लगभग लगभग 10 फर्मी के बाद, है ना, इस फोर्स जो है अपने पास, इसमें इसकी वैल्यू मतलब कितनी हो जाती है, 0। तो क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। जैसे इसकी जो रेंज है आर रेंज, वो रेंज कहाँ तक होती है अपने पास, लगभग लगभग होती है 10 फर्मी। अगर डिस्टेंस 10 फर्मी से ज्यादा हो जाए तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। शॉर्ट रेंज फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। फिर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेचुरेटेड फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इज सेचुरेटेड फोर्स। अब सेचुरेटेड फोर्स का मतलब क्या होता है अपने पास, कि ये जो फोर्स है अपने आसपास के नेबर्स पे ही लग रहा है। जैसे इसका मीनिंग क्या है, जैसे तुम यहाँ बैठे हो अपने पास, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो मैं तुम पर फोर्स लगा रहा हूँ इधर उधर, है ना, पर्टिकुलर रीजन में, पर इसके बाहर कोई और होगा तो उस पर मेरा फोर्स नहीं लग सकता। उसका मतलब सेचुरेशन आ गया ना। सेचुरेशन आने का मतलब क्या है, बस आसपास के जो नेबर्स है उन्हीं पर ही मैं क्या लगा सकता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाहर जो आ जाएंगे अपने पास, उस पर मैं न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा सकता। तो सेचुरेटेड फोर्स का मतलब यही है अपने पास कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो पर्टिकुलर एक रेंज में ही लगता है ना, मतलब अराउंड जो नेबर है उन्हीं पर ही लगेगा, है ना। जो दूर होगा अपने पास पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, उस पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करता। फिर न्यूक्लियर फोर्स जो है अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब क्या है, डेट इज फोर्स is not obeys inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब जैसे कुलम्ब्स लॉ पढ़ा था ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो F आर स्क्वायर के क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स, जैसे सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉर्मूला क्या आता है, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो जितने भी ऐसे फोर्सेस जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या ऐसा मानो एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस पर यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं। मतलब क्या है कि आर डिस्टेंस में यहाँ चला जाऊं तो भी फोर्स उतना ही मिलेगा, यहाँ चला जाओ तो भी उतना ही मिलेगा, यहाँ चला जाओ तो भी उतना ही मिलेगा। यूनिफॉर्मिटी दिखा रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स नहीं है। फिर नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। तो जैसे केमिस्ट्री में स्पिन पढ़ी ना तुमने, स्पिन अप स्पिन डाउन, ऐसे न्यूक्लियस की भी स्पिन होती है। तो ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये स्पिन पर क्या करता है, डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियर फोर्स जो है आप स्पिन के लिए निकाल रहे हैं या डाउन स्पिन। कैसे होता है नहीं होता है ये हमारे कोर्सेज में नहीं, तो हमें ध्यान नहीं रखना। सिंपल सी बात ध्यान रखनी, बस ये स्पिन पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या करा, इसकी छोटी छोटी ऐसी प्रॉपर्टीज लिख दी अपने पास जिनको हमें ध्यान रखना है। तो ये किसके बारे में बातें हुई, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब न्यूक्लियर फोर्स के बाद अब अपने ऐसे मानो तो दो टॉपिक बच रहे हैं, फ्यूजन और फ्यूजन, मेनली अपने पास। फ्यूजन और फ्यूजन बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो थोड़ा पर इसके बारे में बता देता हूं मैं, न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हमने क्या देखा था पहले स्टार्टिंग में अपने पास, कि जिनका भाई ए ग्रेटर देन 170 होता है, मतलब जितने भी हैवियर एटम्स है। तो हैवियर एटम में क्या देखा था अपन ने, कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू क्या होता है अपने पास, इज लेस। सो ये सारे क्या क्या होते हैं अपने पास, लेस स्टेबल। तो दे आर लेस स्टेबल। अब अगर ये लेस स्टेबल है
तो ये क्या चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी फाइंड कर लें। क्या कर लें अपने पास, तो ये स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, है ना। क्या शो करेंगे, ये रेडियो एक्टिविटी, कि जो स्टेबल एटम्स है अपने पास उनकी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा होती है, और इनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या है, कम। तो ये स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपने पास, या तो फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, हेवियर वाला है ना, ये तो कौन सी रिएक्शन करेगा, फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या करता है ये अपने पास, एनर्जी रिलीज करता है। तो अभी तो अपने सिंपल ऐसा देख रहे हैं कि भाई जब जिनका ए ग्रेटर देन 170 होता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होती है, और कम होने की वजह से अपने पास ये लेस स्टेबल है। तो क्या करते हैं अपने पास, जब किसी भी, ठीक है ना, कोई भी अपन ने लिया अपने पास, उनको अपन ऐसे सब कहता हूं, दोज सब्सटेंस इज कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं अपन, रेडियो एक्टिव। ऐसे सब्सटेंस हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेंगे अपने पास, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए फ्यूजन रिएक्शन करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं अपने कहा, टू फाइंड स्टेबिलिटी दे undergoes with फ्यूजन रिएक्शन। ये क्या से रिएक्शन करेंगे अपने पास, फ्यूजन रिएक्शन करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं भैया फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होगी, इनके बारे में छोटी छोटी बात, ठीक है। जब भी ये फ्यूजन रिएक्शन होगी अपने पास, तो ये एनर्जी क्या करते हैं अपने पास, इमिट करेंगे। पहले भी देखा था उस दिन अपन ने लास्ट क्लास में।
अब नेक्स्ट है अपने पास न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा अपने पास कि जो हेवियर न्यूक्लियाई है अपने पास न्यूक्लियस, वो कैसे हैं अपने पास लेस स्टेबल। कैसे हैं वो सब अपने पास। अब उनको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे अपने पास हेवियर एटम जो लेस स्टेबल है, तो वो क्या करेगा टू फाइंड स्टेबिलिटी it splits into intermediate न्यूक्लियाई। तो क्या हो जाएगा अपने पास कि जो हेवियर एटम है वो लेस स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए वो क्या करेगा अपने पास इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा अपने पास स्प्लिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है अपना न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है अपने पास उसकी अगर एक बेसिक इक्वेशन देखें, इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी एक है ना, जिसकी बेसिक इक्वेशन देखें तो उन्होंने क्या बताया कि अगर अपन ने यूरेनियम 235 लिया 92 यूरेनियम 235, तो 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं, मतलब उस पर अपने न्यूट्रॉन इंसिडेंट करके मारे, जैसे इस पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट किया, ये जो न्यूट्रॉन लेते हैं ना इसको लेते हैं अपन थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, ये स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी जो है वो 0.25 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है थर्मल न्यूट्रॉन, मतलब कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से। तो क्या होता है जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं पर, तो ये क्या करेगा न्यूट्रॉन जो है ये इसके साथ आएगा, मतलब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है ये यूरेनियम 236 बन जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये हाईली, और स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करता है ये तुरंत स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाता है। अब किस किस में टूटता है अपने पास ये, एक तो बनता है इसमें बेरियम और एक बना अपने पास क्रिप्टॉन। क्या क्या बना, बेरियम का नंबर देखो 56 और उसके था 141 है ना, और क्रिप्टॉन का नंबर होता है 36 और ये इसका 92। टोटल करो तो कितना हो रहा है 141 92, पहले तो देखो 56 36 कितना हो गया 92 हो गया। ये 92 है, देख लो यहाँ पे भी नंबर कितना आ रहा है 92, या इसको चेक कर लो इसमें कितना आ रहा है 92, ठीक है। 141 और 92 कितना हो रहा है 233, यहाँ पे कितना लिख रहा है, तो 3 बच गए, अभी भी 3 बच रहे, तो इनके साथ क्या होता है 3 न्यूट्रॉन और बाहर निकल जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन जो है और क्या हो जाएंगे अपने पास बाहर आ जाएंगे। अब ये जो तीनों न्यूट्रॉन बाहर आ गए अपने पास है ना, ये 3 न्यूट्रॉन क्रिप्टॉन और ये बेरियम, इन तीनों को क्या है एनर्जी अगर पूरी निकालें, जैसे पूरे रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है अपने पास, ये क्या मिलेगा अपन को ज्यादा मिलता है, किससे ज्यादा मिलता है मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये वाला जो मास है ये इस तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जब भी मास में वेरिएशन आता है तो वहां पे क्या होता है मास डिफेक्ट। और जैसे ही मास डिफेक्ट आएगा, हमने पहले पहले देखा है मास डिफेक्ट किसकी फॉर्म में रिलीज होता है एनर्जी की फॉर्म में, तो दिस मास डिफेक्ट फाउंड एज एनर्जी, और ये जो एनर्जी आती है ना इस एनर्जी को बोलते हैं इट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी, या एक नाम और है, और
डिस इंटीग्रेशन एनर्जी, या तो इसको क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है ना। अगर अपन इसके अकॉर्डिंग देखें ना सिंपली, तो कुछ ऐसा हुआ अपने पास कि जो भाई मास था अपने पास यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये ज्यादा मिलेगा। किससे ज्यादा मिलेगा अपन को? मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो मास का वेरिएशन आ रहा है, ये मास डिफेक्ट की टर्म्स में आएगा, और वही मास डिफेक्ट हमें न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। और ये एनर्जी कोई छोटी मोटी नहीं होती। होता क्या अपने पास कि इन यूरेनियम